अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, साथ ही साथ सियासत की तबाहकारियाँ भी जारी हैं। 75% मुल्क जो है तकरीबन आपका सैलाब से अफेक्टेड है और तकरीबन अभी भी 40% से ज़्यादा जो हिस्सा आपकी रियासत का वो डूबा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो सियासी तबाहकारियाँ हैं वो अभी भी जारी हैं और लड़ाइयाँ जो हैं सियासतदानों की वो अभी भी उसी तरह ही जारी हैं। यानी सैलाब भी तबाह कर रहा है कौम को और सियासत भी तबाह कर रही है। यानी मुतासिर जो है ना वो इस वक्त कौम ही हो रही है, नुकसान कौम का हो रहा है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। और सोचना चाहिए हम सबको एक मिन हैसुल कौम कि जिस तरीके की सूरत हाल आजकल पाकिस्तान की सियासत में हो रही है, क्या ये कोई एक महज़िब कौम का ये वतीरा होता है। IMF के हवाले से लड़ाई हो रही है और जो कुछ आज हुआ, जो रिकॉर्डिंग्स चली आपने देखा होगा। मैं तो यही कहूँगा कि सियासतदानों को और मुल्की रहनुमाओं को अपने मैले कपड़े गैर मुल्की इदारों के दरवाजे पर नहीं धोना चाहिए। ये बड़े अफसोस का मुकाम है जो कुछ सुबह से चल रहा है। और ये रिकॉर्डिंग जो टेलीफोन रिकॉर्ड करके कौमी चैनल पे चलवाई गई, अब यही रिकॉर्डिंग जो है सुबह से कुछ आलमी चैनल्स पे भी दिखाई गई। इंतहाई तशवीशनाक मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक ये बहुत तशवीशनाक अमर है, क्योंकि इसमें जो कोई भी हो, कोई क्या कहते हैं अहम इदारा हो, कोई मुल्की इदारा हो, जो कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि रियासत से दुश्मनी है। क्योंकि इस तरह से रियासती इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर हरूफ आता है। रियासतें बदनाम होती हैं कि यहाँ पे ब्लैकमेलिंग की जाती है। वो किसी जब ब्लैकमेलिंग इस तरह हो रही है, क्योंकि इसमें देखिए IMF जो भी है वो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन एक बहरहाल एक मुल्क के हवाले से बातचीत चल रही है उसको आप इस तरह अगर खुफिया तरीके से टेप करके और फिर चलाएंगे और इंटरनेशनल मीडिया पर भी चले तो ये तशवीशनाक बात है। और उसके ऊपर जब ये चली है बाहर तो कुछ जो सिफारती हल्के हैं वो भी इस पर तशवीश कर रहे हैं कि ये क्या तरीक़ेकार है इस मुल्क के अंदर, कि ये हर चीज़ जो है मतलब हर चीज़ हर जगह साजिश होती है। मतलब क्या ये एक रियासत है, यहाँ साजिश भी हो रही है या सियासत हो रही है हर चीज़ के ऊपर। मतलब मुल्की मफाद की बात हो, इंटरनल पॉलिटिकल इशू हो या एक्सटर्नल पॉलिटिकल इशू हो, डिप्लोमेटिक अफेयर हो, नॉन डिप्लोमेटिक अफेयर हो, कोई भी अफेयर हो, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं सियासत होती है। कोई ना कोई किसी को यानी कि नंबर स्कोर करने की कोशिश करता है, कोई कहीं किसी को शह देता है, कहीं कोई किसी को मात देता है। मतलब रियासत पाकिस्तान जो है वो एक शतरंज का बोर्ड बनी हुई है। जैसे शतरंज हम देखा ना, लोग खेलते हैं, वो इसको शह देता है, वो मात देता है। फिर इस तरह की कुछ सिचुएशन जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की अंदर जो ना ये हुकूमत ने जो इस वक्त की है वो ये नज़र आ रही है। अच्छा, फिर एक जो ये रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है, मैंने जैसे कहा, लेकिन एक बात ये भी है कि ये रिकॉर्ड तो आज तो नहीं हुई थी, रिकॉर्ड तो 3-4 दिन पहले हुई थी जो शौकत तरीन के साथ। अब मैं बताता हूँ आपको कि वो इसमें एक तफसील के, ये पहली तो ये आप ये सुन लें कि ये रिकॉर्ड जो थी ये आज क्यों सुनवाई गई, इसके पीछे भी इसमें एक सियासत और साजिश है। आज इसलिए सुनवाई गई ये रिकॉर्डिंग कि आज जो है IMF के बोर्ड का इजलास था पाकिस्तान के साथ। तो कोशिश ये की गई कि कहीं अगर ये रिकॉर्ड मुस्लिम लीग वालों ने चलाई, और ये आपको पता है ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ये मुस्लिम लीग नवाज इस काम में माहिर है। इनको चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नाम चेंज करके ना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑडियो वीडियो कर दे, बेहतरीन है और अच्छा नाम होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑडियो वीडियो। क्योंकि ये वीडियो जजों की वीडियो, सियासतदानों की वीडियो, इसकी वीडियो, उसकी टेप रिकॉर्डिंग, ये सारा काम, ये बड़े माशाल्लाह से बड़ी इनकी अच्छी फैक्ट्रियां और ये बड़े बेहतरीन बड़े शातिर हैं इस काम के अंदर। तो ये एक डिपार्टमेंट होने, या तो मुस्लिम लीग का नाम ये रख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑडियो वीडियो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वो आज इसलिए इन्होंने किया कि एक तो ये इल्ज़ाम आ जाए और जो IMF के साथ, और अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई मसला होता है तो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो PTI के ऊपर थोप दिया जाए। और दूसरा इसके पीछे एक ये उनका था इशू के इस कॉल को लीक करने के बाद वो शौकत तरीन को और प्लस इमरान खान को मुल्क दुश्मन जाहिर करना चाहते थे। वो कहते थे कि देखें जनाब, ये मुल्क दुश्मनी के अंदर इन्होंने भी मुल्क दुश्मनी की है। यानी एक तरफ इन्होंने शहबाज गुल को पकड़ा है
और उसके ऊपर मैंने आपसे जैसे कहा था कि झूठे और मुबैना गैर मुबैना किस्म की साजिशी और कॉन्स्पिरेटिक मतलब जो है ना सारा मामला करके जिस तरीके से उसको इन्होंने फंसाया है, तो अब इनकी कोशिश ये थी कि अब दूसरे लोगों को भी फंसाया जाए इसके अंदर। ये अपना शौकत तरीन हो गए और इमरान खान वगैरह, क्योंकि जो अब मैं बताता हूँ आपको गुफ्तगू उसके पीछे जो आपने सुनी होगी, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं चलाऊंगा लेकिन मैं लबे लुबाब जो है इसमें बता देता हूँ। बुनियादी तौर पर आईएमएफ ने जो कुछ किया है ना, देखिए आईएमएफ इस रिकॉर्डिंग पे मैं आपको बता दूं कि इस रिकॉर्डिंग के अंदर शौकत तरीन साहब ने बुनियादी तौर पर अपने केपीके के और पंजाब के नुमाइंदों को यह कहा था कि आप आईएमएफ पे दबाव डालें कि ये जो आप जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त और जिस तरीके से आप हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवली अफेक्टेड इस वक्त है हमारा मुल्क जो है, तो जो हमने आपसे कमिटमेंट किया था ये कमिटमेंट बिफोर द डिजास्टर, मतलब इस सैलाब की सूरत हाल से पहले का था, तो लिहाजा जो अब सैलाब की सूरत आ गई है तो इसमें हम आपको जो है ये हम सूरत हाल आपको हम उतना हम उस पर फुलफिल नहीं कर सकेंगे, मतलब इतनी तेजी से जो भी आपको रिफंड करना है वो हम नहीं कर सकते, इसमें आपको लचक कुछ ना कुछ करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है कहना कि इसके ऊपर आ पड़ जाए। मैं समझता हूँ सही बात है, मुनासिब बात है, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है, इमरान खान ने भी किया और होता है। मैंने जब आज मुझसे पूछा तो मैंने पूछा भी था कि मैं अपने आईएमएफ के ज़राए से बात करके कहूँगा जो मेरे ज़राए हैं, तो मेरे ज़राए ने भी मुझे कहा कि हाँ अगर कोई बड़ा नेशनल डिजास्टर होता है तो उस पर गवर्नमेंट को, स्टेट्स को या रजीम को ये राइट होता है कि वो नेगोशिएट कर ले हमसे। खैर बहरहाल अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त वो आईएमएफ की डील फाइनल हो गई है, लेकिन मैं वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये इस पर बात हो सकती थी जो उन्होंने शौकत तरीन ने इनको कही। अच्छा, उस पर फिर उनसे ये सवाल हुआ कि अगर हम इस तरह कहेंगे तो कहीं हुकूमत के खिलाफ तो नहीं होगा ये मामला, मतलब ऐसा तो नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई। तो उस पर फिर शौकत तरीन ने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ जो कुछ करना था वो तो इन्होंने गेम कर दी, रियासत को जो नुकसान उन्होंने पहुंचाना था पहुंचा दिया। इन्होंने जो आपके चेयरमैन के साथ यानी इमरान खान के साथ जो किया, यानी उनका मकसद ही ज़ाहिर है टेलीफोन के ऊपर इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती। जो इन्होंने रिजीम चेंज की और जो पाकिस्तान एक टेक ऑफ पोजीशन के अंदर था, मतलब इतना आगे जा रहा था, ग्रोथ बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था, इन्होंने उठा के इसको पीछे फेंक दिया पाकिस्तान को और उठा के एक दलदल के अंदर फेंक दिया। तो मुल्क के साथ तो दुश्मनी तो कर दी, तो अब इससे बढ़कर दुश्मनी क्या होगी। और आप जो ये कह रहे हैं कि अगर आप इससे इनकार कर जाते हैं तो अगर वो पाकिस्तान को थोड़ा सा अगर पाकिस्तान का इमेज खराब अगर होता तो हम उसको इस तरह डील करेंगे कि पाकिस्तान का इमेज खराब होता हुआ नजर ना आए, यानी नुकसान होता हुआ नजर ना आए। ये कोई साजिश नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, ये कौन सी साजिश है। ये वही बात कर रहे हैं जो कि इन्होंने इमरान खान के ऊपर कही है या फिर उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर कही कि साजिश इस तरह घेरने की कोशिश है। क्या लोगों को नहीं पता कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था? बिलावल भुट्टो ने कहा कि आग लगा देना इस आईएमएफ को, मैं उठा के पेपर फेंक देता हूं। मरियम नवाज ने क्या कहा था आईएमएफ के हवाले से, इन लोगों ने क्या कहा था? ये ऐसी तो कोई बात उन्होंने नहीं कही। इन्होंने तो सिर्फ ये, अब उनके इस जुमले को कि जनाब हम इसको कवर कर लेंगे कि पाकिस्तान की दुश्मनी नजर ना आए, तो वो उसको ये कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मनी है। बुनियादी तौर पर मुल्क दुश्मनी नहीं है, मुल्क दुश्मनी तो ये कि आप आईएमएफ के पास चले गए। ये लोग जो देखिए, मैं आज आपको याद होगा, मैं शुरू से, मैं आपको पता है कि मैं तकरीबन बता चुका हूं कि मैं पहले भी पाकिस्तान की सियासत में आज से कुछ 3 दहाइयों पहले सियासत में था। हम शुरू से इस बात के खिलाफ रहे कि आईएमएफ के पास आप मत जाएं। आईएमएफ जो है बुनियादी तौर पर ये मुल्कों की मदद नहीं करता। लोग इसको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड कहते हैं, मैं इसको इंटरनेशनल स्लेवरी फंड कहता हूं। ये लोगों को गुलाम बनाने के लिए मदद देते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत आई तो उस वक्त भी जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर लोग, मैं इशारा कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो बैठे हुए ना आपके उतना बड़ा जो 5000 गज के ऊपर जो एक सफारत खाना बना के जो लोग बैठे हैं, जिनके एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे हर जगह ब्यूरोक्रेसी वगैरह पे सब जगह जिन्होंने अपनी छतरी रखी हुई है, तमाम लोगों को उन्होंने समझाते कि नहीं जी इसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते, आईएमएफ के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते, आईएमएफ के बगैर तो आप मर जाएंगे। वो इस किस्म के बड़े बड़े मुशीर आते हैं, टीवी के ऊपर बैठ के डिबेट्स करते हैं। ये सब गलत बात है। ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। आईएमएफ के बगैर आप चल सकते थे। मुझे आप ये बताइए कि मैं तो ज़ाहिर है कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना, मैं माशी माहिर हूं, लेकिन ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मामलात के अंदर मेरा अमल दखल रहा है, सियासत की भी ये है, पाकिस्तान में बैरून मुल्क भी सियासत की है, यूरोप के अंदर भी, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कुछ ना कुछ रहा है। अब एक मैं आलमी तंजीम के साथ हूँ, इतना तो मैं समझता हूँ। मुझे कोई ये बता दे, कोई, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से पूछ रहा हूँ, एक माशी तालिब इल्म की हैसियत, कि 2004 से लेकर 2008 तक जो पाकिस्तान आईएमएफ के पास नहीं था, तो पाकिस्तान की उस वक्त आप जाकर स्टडी करें, जो भी कोई माहिर पाकिस्तान का ईमानदार माहिर माशियत होगा उससे आप जरा पूछे कि 2004 और 2008 में जब पाकिस्तान आईएमएफ के पास नहीं था तो हमारी ग्रोथ क्या थी, हमारी नेशनल ग्रोथ क्या थी, हमारी इनकम क्या थी, हमारे मामलात क्या थे, हम कैसे बेहतर थे, तो किस तरह हम चले।
लेकिन उसके बाद जब आप आईएमएफ के साथ जाते हैं, जितने साल भी, मतलब पता नहीं कब से आप आईएमएफ को, मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं है, ये पता नहीं 18वां आप आईएमएफ का प्रोग्राम रहे हैं या पता नहीं 19वां ले रहे हैं, मुझे भी याद नहीं है भारत, क्योंकि ज़ाहिर मेरी इतनी फील्ड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 18वां या 19वां होगा, अगर गलती हो तो मैं माफी चाहता हूं। तो बहरहाल आप वो जो 18वां 19वां प्रोग्राम अभी देख लो, उसके बाद 2004 और 2008 का आप देख लें, आपको फर्क साफ नजर आएगा। आपके सामने मैंने पहले भी मिसाल की थी कि जितने भी मुल्क दुनिया में इस वक्त हैं जो आईएमएफ पास चलेंगे, वो मुझे बताइए कौन सा मुल्क ऐसा है जिसने आईएमएफ से मदद लेकर वो आज तक अपने पैरों पर खड़ा हुआ है? वो कभी भी नहीं खड़े हो सकते आईएमएफ के ऊपर। आईएमएफ का मैंने आपको बता दें इंटरनेशनल स्लेवरी फंड है, और इसको अमेरिका, जो अभी मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से, वो तुमने नहीं बचाया पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से। मैंने पहले बताया था कि मैंने जिस दिन ये सारी बात चली थी, मैंने कहा था कि अमेरिका के साथ इनकी बातचीत हो गई है, सारी मेरे वीलॉग्स पढ़े और मेरे अखबारी बयान भी पढ़े। अमेरिका ने कहा था कि ठीक है जी, रजीम चेंज हुई, जो हमारे साथ आप चल रहे हो तो हम आपको चल के देंगे, हम आपको पैसा वैसे देंगे, आपका आईएमएफ मान जाएगा। लेकिन आईएमएफ को बनाया ऐसा इन्होंने कि पाकिस्तान, मैंने कहा था ना कि हाथ पैर बांध के और उठा के आपको कुएं के अंदर फेंक दिया। तो आईएमएफ तो बस जालिम प्रोग्राम है। और फिर चलिए छोड़िए, सबको छोड़े जो लोग आए। मैं अभी आपके सामने एक मिसाल दे देता हूँ ना, मतलब बात तो वो होती है जो दलाइल के साथ कीजिए। अफगानिस्तान की मिसाल आप मुझे बता दीजिए, अफगानिस्तान से ज्यादा तबाह हाल मुल्क है कोई? अफगानिस्तान का आज जो है मेरे ख्याल से डॉलर पता नहीं 98 का है या पता नहीं, मतलब 99 के अंदर ही अंदर है वो, या तो 90s होगा या 89 कुछ ऐसा ही होगा, मतलब 100 के अंदर ही अंदर है, 100 से भी कम है, काफी कम है, मतलब 90s के अंदर है डॉलर जो है अफगान का। और पाकिस्तान का डॉलर किधर खड़ा हुआ है? तो क्या वो आईएमएफ के पास है? वो शुरू से नहीं गया, तबाह हाल है पाकिस्तान। उसके पास कोई भी आपकी वो नेशनल रिसोर्सेज इतने नहीं है जितने के पाकिस्तान में नेशनल रिसोर्सेज है हमारे पास। हमारे पास रिकॉर्ड है पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी ऑयल फील्ड है जो अभी तक निकाली नहीं। ये जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये जो नासूर और जोके हमारे पास बैठी ना, ये 14-15 ये जो पीडीएम के और ये सारे लोग जो लेकर बैठे हुए हैं, आप ये नासूर जो सांप जिनको मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की तबाही का बायस है। ये है असल के मुल्क दुश्मन, ये असल इस मुल्क को तबाह करने वाले ये लोग हैं। तो अब ये बहरहाल ये इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया था। कई लोग मुझसे पूछा था, तो मैंने खुद आईएमएफ के अपने राब्ते किए। बहरहाल उनका खुद कहना था, वो ये भी कहते हैं कि भाई मैंने उनसे, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो कहते हैं कि भाई नॉर्मली अगर पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं, अगर पाकिस्तान, मैं नाम नहीं कोट करूंगा किसी का, लेकिन इंडिपेंडेंट जो आईएमएफ के साथ लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि ये मुल्क है ना, ये कौम की जो है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वहाँ के जो आपके जो पॉलिटिशियन है वो कहते हैं वो बहुत इनफ इज इनफ है, बहुत काफ़ी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सारे काम अपने खुद ही करते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि पाकिस्तान अगर सही मानों में चला जाए तो आईएमएफ पास जाने की, वो कहते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं, खुद मैंने साहब से कहा ना कि इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कुछ धक्का देते हैं और कुछ वहां से घसीटते हैं इनको आईएमएफ की तरफ। तो फिर ठीक है, अब ये तो इस तरह मसला चलता रहेगा। तो इमरान खान साहब को भी इन्होंने धक्का दिया था आईएमएफ के अंदर, और अब उठाकर ये, लेकिन कम से कम इमरान खान ने जो आईएमएफ पास गया था तो कम से कम इतनी कड़ी शरायत लेकर नहीं गया था जितनी की कड़ी शरायत के ऊपर आप गए हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि बिजली के बिल वगैरह जो महंगे हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, बिजली का बिल आईएमएफ आपको मजबूर कर रहा है कि आप महंगी बिजली लें। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप पन बिजली अगर करें, देखिए आपको शायद पहले भी मैं कहा था, फिर बता, लोग कहते हैं फैसल साहब रिपीटेशन कर देते हैं, मजबूरन लोगों को याद नहीं रहता। पाकिस्तान में अगर आप पानी की से पन बिजली बनाए ना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए या 3 रुपए लगा लें भाई आप, 3 रुपए पर यूनिट आपको पानी से पन बिजली पड़ती है। और आप जो इस वक्त फर्नेस ऑयल और पता नहीं क्या क्या करके ले रहे हैं, आपको 40 रुपए पर यूनिट आपको पड़ रहा है। तो मुझे बताइए 3 रुपए यूनिट किधर गया और 40 किधर गया? ये फर्नेस ऑयल और ये तमाम जितने भी आपने एलपीजी और जितनी आप तेल वगैरह जो कंपनियों के साथ माहदे कर रहे हैं, सब आपके सियासतदान किक बैक खा रहे हैं। क्यों नहीं आपने क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े डैम बनाए? खान साहब ये तो कर रहे थे, तकरीबन 10 या 12 वो डैम बनाने जा रहे थे। वो बेसिकली प्रोग्राम उनका यही था कि वो आके यहाँ पे डैम बने और यहाँ पे पन बिजली हो, पानी के जरिए बिजली पैदा की जाए। तो बुनियादी तौर पर मेरा जो बताने का मकसद था वो थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में, ताकि जो आईएमएफ के हवाले से जो तमाशा इन्होंने शुरू किया है ना, तो आपको ये पता लग जाए कि क्या कहानी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप तमाम सूरत हाल समझ गए होंगे कि सब कुछ करता धरता यही लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए चला रहे हैं। और आज जो की है ना इन्होंने, वो इसीलिए की थी। आज को काल जो रिकॉर्ड इन्होंने निकाला इसीलिए किया था कि अब जो आपको पता है कि इजलास वहाँ पे हो रहा है इस वक्त, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने इजलास बुलाया वहाँ पे, और उसके अंदर सारी जो है जमातें बुलाई। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाया, बाकी शायद पंजाब के वज़ीर आला पता नहीं जाते नहीं जाते, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल चारों सूबाई वज़रा को भी बुलाया, सबको बुलाया, और वहाँ पर जो डिस्कस होगी कुछ सैलाब की सूरत हाल, और ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, वो डिस्कस होंगे कुछ इमरान खान, और इमरान खान की जो आज जो काल चलाई गई वो बताया जाएगा। वहाँ पे आज तीनों फौज के सरबराहान भी जाएंगे, तमाम लोग जाएंगे, हम ब्यूरोक्रेट्स जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे, क्योंकि नाम उनको दिया कि कौमी हवाले से जो पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर है उसके ऊपर बातचीत के लिए होगी।
लेकिन वहाँ इमरान खान भी डिस्कस होंगे। और खासतौर पर ये आज की कॉल इसलिए चलाई गई थी कि वहाँ कहीं ना कहीं ये इशू भी उठे कि देखिए जनाब खान साहब ने और पीटीआई ने कितना बड़ा मुल्क दुश्मन काम किया है। ये कॉल कोई आज की बात नहीं, 2-3 दिन पुरानी बात है, लेकिन इसको आज चला गया है। बहरहाल खैर, अच्छा आज एक और चीज ये हुई कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है इंसाफ के ऊपर मबनी। बहुत सारे लोग कह रहे थे, अच्छा एक चीज ये भी करेक्ट कर लें, बहुत सारे जो है ना वीलॉग वाले और सारे लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक पर इमरान खान के हक में फैसला है। देखिए ये ना कहा करें आप, ये लोग हमारे जो है ना समझ में नहीं आता, नॉन प्रोफेशनल, हालांकि मैं बेसिकली कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन ये कि नॉन प्रोफेशनलिज्म होता है कि आप कहते हैं कि जी उनके हक में किसी के फैसला नहीं होता, फैसला हमेशा इंसाफ के ऊपर होता है। जब अदालत के फैसले को कोर्ट करें आप तो कहें कि फैसला इंसाफ के ऊपर हुआ, सही फैसला हुआ। तो खैर क्योंकि अदालत, अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप खुद से कहेंगे कि उनके हक में फैसला आ गया तो जरा कुछ मुनासिब नहीं होता। और खासतौर पर ऐसे सिनेरियो में जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के हवाले से फैसला दिया वो बिल्कुल जो है गैर जानिबदार है और बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, ठीक फैसला है। क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो उन्होंने कलम या क्लॉज लगाई थी वो बिल्कुल इस तरह नहीं बनती। और जो भी उन्होंने कुछ वजाहत भी की, उसके अलावा ये कि जब कल आपने एक मफरूज शख्स को जब आपने इजाजत दे दी थी टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर आकर और तौहीन अदालत कर दी थी, तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ इमरान खान को रोकना जो है इंतहाई नामुनासिब था। लेकिन एक और अच्छी खबर जो है, एमक्यूएम जो है महाजिर कौमी मूवमेंट वाले जो हैं वो खुश हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं फैसल साहब आप एमक्यूएम की खबर नहीं सुनाते, एमक्यूएम की खबर ही सुन लें कि कल पिछले गुज़िश्ता 24 घंटे से एमक्यूएम वाले भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनके हवाले से भी कुछ बातचीत चल रही है और उनके लिए भी जो है हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दे दी गई है कि अल्ताफ़ हुसैन पर भी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँ और अल्ताफ़ हुसैन को भी तहरीर और तकरीर की आज़ादी मिल जाए और अल्ताफ़ हुसैन की तंजीम को भी इजाज़त दी जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सारा जो काम है, इस वक्त तबाहकारियाँ हो रही हैं, उसमें जो उनकी खिदमत खल्क फाउंडेशन है वो भी वहाँ पर आए और काम करे और सही तरीके से अपने मामला को दुरुस्त करके। तो वो दरख्वास्त भी है हाई कोर्ट में मंजूर कर ली है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कोई उनके लिए अच्छी खबर इसमें मिल जाए। अच्छा दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि शहबाज गुल की जमानत का फैसला टल गया है और फिर उस कल के ऊपर ले गए। इतनी अफसोस की बात है, मुझे हैरत है कि इतना गलत हो रहा है। पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो प्रोफेसर आदमी यहाँ पे आया था और अगर इस तरह ये जिस तरीके से कर रहे हैं उसके साथ और झूठा एक मुकदमा बनाकर, मुझे बताइए कौन पाकिस्तान में आएगा। यानी इसका मतलब ये है कोई भी हो, इदारे हों, XYZ, वो मेरा उनसे ये सवाल है कि कौन यहाँ पर आएगा, कौन पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और या फिलोसफर या कौन आना पसंद करेगा अगर इस मुल्क के अंदर ये हाल होगा। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क को चलाने वाले, करता धर्रा स्टेटस को रखने वाले, वो चाहते हैं कि मुल्क इसी चंद जागीरदारों के हाथ में और चंद ताकतवर लोगों के हाथ में, उनकी कोलेबोरेशन के अंदर वो चलता रहे, जो एक ट्रायंगुलर बनी है कि ऊपर फौज बैठी हो, इधर कोई जागीरदार बैठा हो और इधर कोई क्या कहते हैं बड़ा ब्यूरोक्रेट बैठा हो अमेरिकन, और ये तीनों अमेरिका की छतरी के नीचे म्यूजिकल चेयर चलती रहे। तो अगर इस तरह होगा तो फिर ये मुल्क तो सारी जिंदगी तरक्की नहीं करेगा। तो ये जो है सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान से बाहर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आए मुल्क में आकर अपनी जो भी उनकी स्पेशलिटी है या जो उनका तजुर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो करना चाहते हैं। लेकिन आप उनको क्या कहते हैं, अगर इस तरह जो शहबाज गिल के साथ किया तो फिर ऐसे तो आना लोगों को बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की अहमद को कह रही है जी बैरून मुल्क लोग पाकिस्तानी पैसा दें। वो भाई आपको कौन पैसे देगा? एक तो पहले ही आपका एक तो कैरेक्टर आपका सही नहीं रहा, ये पैसों के हवाले से सारा किरदार आपका मशकूक है, आपके पूरा टब्बर का जो 14 जमातें हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपने पाकिस्तान से बाहर जो लोग पाकिस्तानी रहते हैं, फॉरेनर जो असल हकीकत में पाकिस्तान की मदद करते हैं, हमेशा पाकिस्तान के लिए सबसे आगे मदद देते हैं, आपने उनसे उनका वोट का हक छीन लिया है। तो फिर कैसे आप, किस मुंह से आप उनसे कह रहे हैं कि जी आप हमें पैसे, आपको तो कभी नहीं देंगे। वो हाँ इमरान खान को जरूर देंगे। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मैं जिस वक्त ये वीलॉग कर रहा हूँ, तो यहाँ इमरान खान का जो है मेरे ख्याल से टेलीथॉन शुरू हो चुका है और मुझे बताया गया, जैसे मैंने आज सुबह भी कहा था कि बताया गया था, काफ़ी मुझे लोगों ने बताया था अमेरिका वगैरह से कि हम इंतजार कर रहे हैं खान साहब की टेलीथॉन शुरू, तो हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फंड्स देंगे। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की टेलीथॉन जो है ये भी एक इंशाल्लाह तारीखी एक वो मतलब वो करेगी। तो ये था। दूसरा एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात जो है, देखे जो मैंने बताया कोई अच्छी बात नहीं है जो कुछ सियासतदान कर रहे हैं। हमारे पड़ोस के अंदर जो है मामला बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान का आपको कल मैंने बता दिया था, चीन और भारत का इस वक्त हमारे पड़ोस में एक इशू खड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत ने वो जो वैसे तो पंगा लिया हुआ था इधर चीन के साथ, ये लद्दाख वगैरह पे तो मामला चल रहा था, अब वो साथ में वो जो अपना ताइवान है उसके हवाले से भी उसने वहाँ पे एक अपना वो जैसे कहते हैं ना कि कुंडा अटका दिया और उसने मजम्मत की है चीन की। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द चीन का और भारत का कोई टाकरा यहाँ पे शुरू होगा। और इस वक्त आपको पता है कि चीन ने ऑलरेडी ताइवान का मुहासरा कर रखा है और जो सूरत हाल इस वक्त सारी दुनिया की चल रही है, उधर रूस का और यूक्रेन का मामला चल रहा है। और मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि रूस और यूक्रेन का मामला आगे जाएगा, क्योंकि सर्दियों तक
ये खींचेंगे। और आपको मैंने बता दिया था कि मैं खुद मेन सेंट्रल यूरोप के अंदर हूँ, और यूरोप में इस वक्त तमाम यूरोप के तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो परेशान हैं कि आने वाली सर्दी में क्या होगा, क्योंकि रूस ने ना यूरोप की गैस को कम कर दिया है, उनकी तवानाई शॉर्टेज कर दिया है। और हो सकता है, मेरे पास ये इत्तलात है कि जैसे ही ये सर्दियां बढ़ेंगी, मामला नवंबर दिसंबर तक आएगा, हो सकता है रशिया जो है एकदम इनकी पूरी गैस बंद कर दे। अगर पूरी इनकी गैस बंद कर दी तो यकीन करें आधा यूरोप तो वैसे ही तबाही से सर्दी के अंदर कुकड़ के मर जाएगा। तो शायद हो सकता है कि चीन भी उस वक्त का इंतजार कर रहा हो कि जब यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल हो, यहाँ पे इधर यूरोप पर मुसीबत आए और अमेरिका इधर बिजी हो, किसी जगह कोई अमेरिका के साथ फ्रंट खुले तो उधर से चीन जो है, चाइना जो है गड़प करके ताइवान को लेने की कोशिश करे। हो सकता है, ये मेरा तज्जिया है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान हमारा जो उनके पड़ोस के अंदर चीन है और रूस है, और ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है, क्योंकि कल जो अफगानिस्तान ने जैसे कह दिया कि पाकिस्तान हमारे साथ वो कर रहा है और सारे मामला कल मैंने आपको बताए थे। अब मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको मजीद इंटरनेशनल खबरें दूंगा, लेकिन ये वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान को अब ये तय करना पड़ेगा क्या वो चीन के साथ जा रहा है या वो अमेरिका के साथ जा रहा है, क्योंकि इस तरह मामला नहीं चल सकता जिस तरह ये दो किश्तियों में पैर रख के चल रहे हैं, 2 मिनट में इधर हो जाते हैं, 2 मिनट में उधर हो जाते हैं। इस तरह ये मामला नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल जो भी खबरें होती हैं उसके साथ मैं हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।